थ्री। नमस्कार, मैं हूं मुकेश जोशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ विचार क्रांति। साथियों, विचार क्रांति के मंच पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति में उछाल लिए हुए दो शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता के विषय पर। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास मेहमान सौरभ भारद्वाज जी। सौरभ भारद्वाज जी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। पिछले कई सालों से वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आज उनके साथ हमारी ये चर्चा होगी। तो सबसे पहले मैं सौरभ जी आपका विचार क्रांति के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद मुकेश जी, और विचार क्रांति के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना बड़ा मौका मुझे मुकेश जी की तरफ से दिया गया। सौरभ जी, हम अपनी बात को प्रारंभ करें तो देखने में आ रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से हम ये पढ़ने में और न्यूज चैनल्स के माध्यम से जानने में आ रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में हमारे संविधान के दो प्रमुख शब्द हैं, एक समाजवाद है और एक धर्मनिरपेक्षता है। इन दोनों ही शब्दों की प्रासंगिकता पर आज चर्चाएं चल रही हैं कि ये दोनों ही शब्द वर्तमान राजनीति में कितने प्रासंगिक हैं। क्या संविधान में इन शब्दों को बने रहना चाहिए या फिर इन शब्दों को संविधान से रिड्यूस कर देना चाहिए। तो इस तरह की चर्चाएं जो है वो इंटेलेक्चुअल जो सोसाइटी है उसके बीच में आज चर्चा का विषय है। तो आप और हम भी इस चर्चा को दोनों ही तरह से प्रश्न और उत्तर होंगे। खास बात यह रहेगी कि प्रश्न उत्तर दोनों ही तरफ से होंगे। तो सबसे पहली जो चीज है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि समाजवाद शब्द को आप किस तरह से देखते हैं? आप किस तरह से देखते हैं समाजवाद शब्द को? जी, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राजनीतिक और आर्थिक पक्ष दोनों शामिल हैं। जिसमें ये है कि समाज के सभी वर्गों, सभी लोगों, अर्थात जो विविधता है समाजों में, उनको सभी को साथ लेकर राजनीतिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास, जिससे वो सभी लोग मुख्य धारा में आ सके और असमानता को कम किया जा सके, उसका एक प्रयास है जिसे एक समाजवाद विचारधारा का नाम दे दिया गया है। यह एक सामान्य, बस ये है कि जो चीज हमें बंटवारे की ओर अग्रसर करती है, हम उसको साथ लेकर सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यानी कि कह सकते हैं कि समाजवाद जो शब्द है वो सभी लोगों को अपने बीच में इंक्लूड करता है, चाहे वो एक उच्च परिस्थिति से आता हो और चाहे वो निम्नतम परिस्थितियों से आता हो। तो कह सकें कि समाजवाद जो है वो सभी लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए एक इजाद किया गया एक शब्द है। तो आज इस शब्द के जो अचानक जो चर्चा का विषय बना है कि इसको संविधान से हटा देना चाहिए, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता नहीं है, तो ये जो चर्चा का जो विषय आया है इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप इस पर सोचते हैं? जी, जहाँ तक समाजवाद की बात है कि इसको रखना चाहिए या नहीं, यह चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों, जैसे कि केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल्स, ऐसे कई निर्णयों में इन्हें मूल जो संरचना है उसका हिस्सा बताया है। लेकिन यह चीज उन्होंने मेंशन भी की है कि समाजवाद यद्यपि 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया, लेकिन इसके जो मूल तत्व हैं वो संविधान के निर्माण के समय से ही संविधान के विभिन्न हिस्सों में पहले से व्याप्त थे, लेकिन प्रस्तावना में जोड़कर इसे औपचारिकता दे दी गई है। अगर ये चीज देखा जाए कि इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो यह हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा कि जहां तक संविधान निर्माताओं का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इन चीजों को लेकर, वो शुरू से स्पष्ट है कि समाज में विभिन्न लोगों को आगे बढ़ाना है, ना कि उन्हें पश्चिम की तरह सिर्फ की जैसे पूंजीवादी विचारधारा है जिसमें मेहनती को जितना ज्यादा है वो आगे बढ़ता जाए। लेकिन हमारे यहाँ गरीबी, असमानता की जो व्याप्तता है वो इतनी ज्यादा है कि हम पूंजीवादी जैसी विचारधाराओं को लेकर नहीं चल सकते। इसलिए समाजवाद का जो विचार है, हमारे समाज में व्यक्ति की गरिमा, जैसे आपकी बात बिल्कुल सही है कि समाजवाद जो शब्द है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस चीज को कहा है। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस बात को कहता रहा है कि समाजवाद एक व्यापक अवधारणा है। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय आए हैं और उन्होंने इस बात की व्याख्या कई प्रकार से की है। उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत व्यापक शब्द है और इस शब्द की जो जड़ें हैं
वो भारतीय संविधान में 1976 से पहले भी है। ये भी एक बात है। अगर हम नीति निर्देशक तत्वों को देखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यदि हम देखें, तो उनमें भी खासतौर से विशेषकर अनुच्छेद 39, अगर हम उसकी बात करें तो अनुच्छेद 39 में जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें समाजवाद की आत्मा समाई हुई है। तो समाजवाद पहले से है, और भारत सरकार की जो नीतियां हैं, अगर आप पहली पंचवर्षीय योजना से देखें और आज तक आए, तो समाजवाद की नीतियां जो भारत सरकार की जो रही हैं वो समय समय पर रही है। और हम मौलिक अधिकारों की भी बात करें, तो अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो 15 और 16 जो अनुच्छेद हैं वो कहीं ना कहीं जो पिछड़े वर्गों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ही है, उनके विकास के लिए ही है। तो इनकी भी जो आत्मा है वो समाजवाद से जुड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कई बार कहा भी है कि भाई ये जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और ऐसा नहीं कह सकते कि ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से ही प्रभाव में आया है, ऐसा नहीं है। ये तो केवल प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया है, तब नीति निर्माण में तो ये बहुत पहले से है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों के समय से भी है और मौलिक अधिकारों के समय से भी, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी है, जहां और ये लंबे समय से राज्य सरकार की और देश की नीतियों में भी ये झलकता है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा है कई बार कि अगर आपने केशवानंद भारती वाद की बात करी, 1973 की बात करी, उससे पहले नायरावाद था, उस संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कहा है कि यदि भारत से केवल समाजवाद को यदि हटा दिया जाएगा तो भारत की जो लोकतांत्रिक आत्मा है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाएगी। क्योंकि यदि समाजवाद को हटाओगे तो जाहिर सी बात है आपका झुकाव उसकी दूसरी विचारधारा की तरफ होगा, यानी कि हम पूंजीवाद की ओर जाएंगे। तो पूंजीवाद जो है वो व्यक्तिवादी विचारधारा है, जो केवल व्यक्ति विशेष योग्य व्यक्तियों पर की स्थिति पर बल देता है। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो कहीं मुख्य धारा में बिछड़ गए हैं या फिर हाशिए पर चले गए हैं, उनके अधिकारों का क्या होगा, उनको उनके कल्याण के लिए कौन नीतियां बनाएगा। तो इसलिए जरूरी ऐसा हो जाता है कि समाजवाद जो शब्द है, इस शब्द को बनाए रखना चाहिए, इसको नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रासंगिकता तब भी थी, आज भी है। हालांकि एक प्रश्न ये भी उठता है, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि प्रश्न ये भी उठता है कि 1991 के बाद में हमारी जो नीतियां हैं वो पूंजीवाद की तरफ गई है। चाहे हम लिबरलिज्म की बात करें, प्राइवेटाइजेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो हमारी जो नीतियां हैं वो कहाँ गई हैं, पूंजीवाद की तरफ गई हैं। तो प्रश्न ये भी उठता है कि भाई जब हम अब उदारवादी हो गए हैं तो फिर समाजवाद की क्या भूमिका है। तो ये भी प्रश्न कई बार उठता है। तो इसमें इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्या आर्थिक आधार पर समाजवाद को हटा देना चाहिए या और भी इसके राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण है उनके आधार पर इसे बना रहना चाहिए, आप इसे किस तरह से देखते हैं? जी सर, विश्व में विभिन्न देशों में अलग अलग तरह की विचारधाराएं पनपी हैं, जिनके आधार पर शासन भी किया गया है। जैसे कि चीन में अगर साम्यवाद देखा जाए, रशिया में देखा गया, बिल्कुल। लेकिन और इसके विपरीत अगर धुरी पे देखा जाए तो अमेरिका चरम पूंजीवाद का है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इनको समय के साथ आंकें और इनका विश्लेषण करें तो ये चीज सबके सामने है कि समाजवाद जब चरम स्तर पे पहुंचा तो रशिया का विखंडन हो गया। बिल्कुल। अमेरिका में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कंसेप्ट है वो ये दिखाता है कि चरम पूंजीवाद समाज को एक विकास की कुछ हिस्से को तो लेकिन बढ़ोतरी देगा, लेकिन कुछ ऐसा तबका अनिवार्यता रह जाएगा जो मुख्य धारा में नहीं आ पाएगा। इसलिए वहां का यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो फैक्टर है वो इस चीज को दर्शाता है कि चरम पूंजीवाद और समाजवाद दोनों मिक्स रूप में चल सकते हैं। इसी का बेहतरीन उदाहरण है भारत। और भारत ने भी अपनाया है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, समाजवाद और उदारवाद दोनों का मिश्रित रूप है, बिल्कुल सही बात। जहां तक क्योंकि जैसे कोटा प्रणाली, लाइसेंसिंग प्रणाली का जब अंत हुआ 1991 में, जो कि 1956 की आर्थिक नीति में थे, लेकिन 1991 में उनको खत्म किया गया, तो यह साफ जाहिर करता है कि भारत में चरम स्थिति को ना अपनाते हुए एक ग्रे एरिया जहाँ पे समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के अच्छे मूल्यों को लेकर आगे बढ़ा जाए, जिससे जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे हम कह सकते हैं, जो समाजवाद और उदारवाद दोनों से मिलकर एक नई अर्थव्यवस्था जन्म लेती है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें कुछ गुण उसके और कुछ गुण उदारवाद के दोनों के मिलाकर और आगे बढ़ा जा रहा है। जिससे ये हो सकता है, ये होगा डेफिनेटली कि जो समाज का निम्न तबका है उसे उच्च स्तर पर जाने की प्रेरणा मिलेगी, लेकिन जो उच्च तबका पहले से ही है, जिनको तथाकथित अमीर लोग या फिर प्रतिष्ठित लोग कहा जा सकता है, उनके मन में ये भावना आएगी कि
जिन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं, जो मतलब हमने कमाए हैं, या फिर क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं ये उनका हिस्सा उन निम्न तबकों के लोगों का है जिनकी वजह से हम इतना ऊपर उठे हैं। तो इन चीजों को लेकर जहाँ पर भारत में अन्य कंपनियां आई हैं, ये कहीं ना कहीं पूंजीवाद का द्योतक है। लेकिन समाजवाद में जैसे भारत में मिड डे मील की जो स्कीम है, और इसके बाद में ये अपना मनरेगा, ये सारी चीजें ये समाजवादी दृष्टिकोण को इंगित करती है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि गांधी जी ने और कई अन्य लोगों ने कहा है कि भारत ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है। बिल्कुल सही बात है। तो उनको उनके विकास को ध्यान में रखकर, क्योंकि वो उतने ज्यादा कुशल नहीं होते हैं, उनको कहीं ना उनके विकास को सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये बात भी समझने की जरूरत है, जब समाजवाद शब्द का नाम आता है तो लोग समझते हैं कि ये चीजें रूस के जैसी होंगी या फिर चीन के जैसी होंगी, लेकिन हमारे संविधान में ये चीज मेंशन है कि भारत का जो समाजवाद है वो चीन या रूस के समान नहीं है। वो लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसमें असमानता को कम किया गया है। लेकिन उसमें समानता स्थापित करने के लिए ये नहीं है कि किसी को उच्च स्तर पे प्रतिष्ठित लोगों को नीचे गिराया जाए या निम्न को अनावश्यक तौर पे ऊपर उठाया जाए। इसमें ये है कि असमानता को कम किया जाए और संसाधनों का युक्त वर्गीकरण किया जाए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद का कॉन्सेप्ट है हमारा, ना केवल समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जिसे हम कहते हैं। और यह असमानता को कम करने के लिए है और सभी वर्गों को साथ में लेकर मुख्य धारा में लेकर उनका कल्याण करने की अवधारणा है। तो कह सकते हैं कि इस शब्द को खत्म करने से पहले बहुत विचार होना चाहिए और यूं अचानक इस शब्द को नहीं हटाया जाना चाहिए। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज पहले भी मेंशन की है कि समाजवाद एक शब्द के तौर पर ना होकर एक अवधारणा है। तो अवधारणा को खत्म करना अभी एक सीमित सोच के आधार पर कहीं से भी प्रासंगिक नहीं दिखता है। जहां तक शब्द को हटाने की अगर बात है तो इस पर गहन मंथन और ये चीज विचार करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कानून और संविधान की व्याख्या के मामले में सर्वोच्च संस्था है। उनको दरकिनार करते हुए ये चीजें कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण होंगी। वहीं पर दूसरी जो शब्द है, अब समाजवाद से आगे बढ़े तो धर्मनिरपेक्षता भी एक बूम लिए हुए शब्द है। इस पर भी एक बहस जारी है कि धर्मनिरपेक्षता का वर्तमान संदर्भ में हर एक व्यक्ति की अपनी एक इसकी एक थीम है, इसकी एक अप्रोच है। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द को भी कहना कि भाई इसे भी हमें संविधान से संशोधित किया जाना चाहिए। तो इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? जी, जहां तक धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, भारतीय संविधान में इसे बिल्कुल स्पष्ट किया गया है, जहाँ मूल अधिकारों में भी और इसके बाद में डीपीएसपी जो भाग 4 में है उनमें अलग अलग प्रोविजंस है। जैसे कि समानता के अधिकार है, समानता के अधिकार में विधि के समान संरक्षण के आधार पे, क्योंकि उसमें धार्मिक एंगल पे भेदभाव बिल्कुल नहीं है। 29 और 30 का अनुच्छेद 29 और 30 में ये है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, शिक्षण संस्थाओं के अधिकार है। ये चीजें भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वभाव को दिखाती है। जहां तक धर्मनिरपेक्षता शब्द का मतलब ये है कि धर्म राज्य धर्म से ना, भारत के संदर्भ में स्पेशली बात करें तो ना तो धर्म से जुड़ा होगा लेकिन ना अलगाव होगा, बिल्कुल। जबकि भारत की जो व्यवस्था है वो धर्म के साथ साथ चलेगी। इसमें ये है कि भारत का जो ये है कि भारत धर्म में एक ना तो एक कटाव के तौर पर रहेगा, जैसे ये कहा जा सकता है कि भारत जो है वो किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगा, सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगा, सभी धर्मों को वो समान रूप से लेकर चलेगा। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक नकारात्मक दृष्टिकोण, एक सकारात्मक। तो भारत की जो अवधारणा है वो सकारात्मक है कि सभी धर्मों, किसी धर्म को वरीयता नहीं देगा, सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से लेकर चलेगा और सभी धर्मों के विकास के लिए वो बराबर से काम आगे करता रहेगा। तो ये भारत का एक कॉन्सेप्ट धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में। जहां तक धर्मनिरपेक्षता की बार बार जो चर्चा होती है, इसके पहले ये समझना जरूरी है भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिम के धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से अलग है। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर जैसे फ्रांस की हम बात करें तो वहां पर ये है कि आप सार्वजनिक स्थलों पर किसी धार्मिक चिन्ह को ग्रहण नहीं कर सकते, कोई पब्लिक इवेंट नहीं कर सकते जो कि धर्म से संबंधित हो। लेकिन क्योंकि वहां पर धर्म का बिल्कुल अलगाव है राज्य से, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में धर्म की युक्तियुक्त, धर्म के मामले में युक्तियुक्त हस्तक्षेप किया जाता है। जैसे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का मामला जो है उस पर संज्ञान लिया। अयोध्या जन्मभूमि है, उसके संदर्भ में केरल में सबरीमला का जो मामला है जहाँ पर महिलाओं को प्रवेश वर्जित है निश्चित उम्र तक। तो कहीं ना कहीं ये चीजें
पश्चिम से भारत की अवधारणा को बिल्कुल इस मामले में अलग करती है कि यहाँ पर युक्त जो हस्तक्षेप है वो किया जा सकता है, बिल्कुल। सुधार के प्रयास किए जा सकते बिल्कुल। हैं और सभी धर्मों को बराबर से वृद्धि करने के लिए अपने संविधान में भी अधिकार दिए गए हैं। जहां धार्मिक स्वतंत्रता की हम बात करें तो अनुच्छेद 25 से और 29 तक जो दिए गए हैं वो आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और अनुच्छेद 15-16 में भी इस बात को इंगित कर दिया गया है कि धर्म के आधार पर विभेद जो है वो प्रतिबंधित होगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता में भी भारत का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, वो बहुत ही सकारात्मक है। सभी धर्मों के उत्थान के लिए नीतियां बनाएगा, सभी धर्मों को मुख्य धारा में लाने के लिए वो प्रयास करेगा। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन दो शब्दों को विचार मंथन होना चाहिए, लेकिन संविधान से यकायक इनको हटा देने के संदर्भ में जब तक सभी दृष्टिकोणों से, सभी आयामों से नहीं सोच लिया जाए, तब तक इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। इस बात में आप कितनी सहमति रखते हैं? जी बिल्कुल, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द जो कि संविधान ने अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में, जिनमें ऐसा गोमई केस है जिसमें धर्मनिरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया, तो यह चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था जो कि इतने गहन विचार मंथन के आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर का जो अवधारणाएं वो प्रस्तुत की, उस पर भावनात्मक होके कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होगा, जिससे देश की एकता, बंधुता और अखंडता इन चीजों पर असर पड़े। इन चीजों के लिए आप अभी जो विभिन्न जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय, उसके बाद में यह चीज विशेष ध्यान रखें कि ये चीजें संविधान निर्माताओं के मूल्य बताती हैं। इनको यकायक हटा देना कहीं से भी प्रासंगिक अभी तो नहीं दिखता। तो ये थे सौरभ भारद्वाज जी, और विचार क्रांति के मंच पर आज इन दो शब्दों को लेकर एक प्रासंगिक चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। ऐसी ही अन्य विचारधाराओं के साथ हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारे चैनल को अधिकतर फॉलो करें, हमारे चैनल से जुड़ें। आज की इस चर्चा के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।